नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से क्या रहा, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। पहली खबर की अगर बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, तो इस दौरान सीमा पार से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में बैठे हैं। आपको बता दें कि रमजान के महीने में ये आतंकी भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना ने सीमा पर घुसपैठ रोधी दस्ते और आतंकरोधी बल को अलर्ट कर दिया है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पीओके में बने लॉन्चिंग पैड तैयार बैठे हैं। साथ ही कई आतंकी कोरोना से भी संक्रमित हो सकते हैं। इसे लेकर भी भारतीय सेना अत्यधिक सतर्कता बरत रही है। सेना की फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट में मानव और तकनीकी सूचना के आधार पर इस बात की जानकारी मिली है कि सीमा पार से लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के 300 आतंकी भारत में घुसने की राह देख रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एजेंसियां आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पार कराने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी इस चाल के तहत सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें तेज कर दी है। अगली खबर की बात करते हैं तो आईटीबीपी को लेकर आ रही है। केंद्र की तरफ से इशारा किया गया है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी को राष्ट्रीय राइफल्स के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए भेजा जाएगा और इसके लिए 8 बटालियन जिसमें कि 8000 सैनिक होंगे वो नक्सल विरोधी अभियान में कार्य करेंगे और इन्हें स्थायी रूप से वहां पे रखने का फैसला किया गया है। जिस तरीके से आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर में हमेशा तैनात रहती है। इससे पहले नक्सल थिएटर से आईटीबीपी के सैनिकों को हर 3 साल में उनकी रोटेशन कराई जाती थी और लेकिन इस ताजे कदम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में ये जो चरमपंथी है इनके खिलाफ अब परमानेंटली अभियान चलाया जाना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब आईटीबीपी के तैनात हो जाने से नक्सल विरोधी ग्रिड मजबूत बनेगा। सैनिकों के पास न केवल उग्रवाद की गतिशीलता की एक अच्छी समझ है बल्कि बेहतर खुफिया नेटवर्क भी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए आईटीबीपी की 8 बटालियन तैनात की गई हैं। आईटीबीपी मूल रूप से चीन की सीमा के साथ भारत की 3488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तैनात एक सीमा सुरक्षा बल है। रोटेशन में छत्तीसगढ़ में एक आईटीबीपी बटालियन का अधिकतम कार्यकाल 3 साल था और हर बार रोटेशन में नई बटालियन को स्थानांतरित किया गया था ताकि नक्सली खतरे की सीमा से सैनिकों को परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा सके। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी की निश्चित तैनाती आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स पर आधारित है, जिसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए उन्हें काम सौंपा गया है। इसी कदम के बाद आईटीबीपी बटालियन का उपयोग विशेष रूप से नक्सलियों के खिलाफ किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि आईटीबीपी की 56 बटालियनों की ताकत में से 34 बटालियन एलएसी की सुरक्षा में लगी हुई है, 11 आंतरिक सुरक्षा में तैनात है और 8 नक्सल प्रभावित राज्यों और शेष बटालियन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और वीवीआईपी की सुरक्षा कर रही हैं। यानी कि दोस्तों अब आईटीबीपी ही सबक सिखाएगी इन नक्सलियों को, क्योंकि नक्सलियों ने एक तरह से देश के अंदर आंतरिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा है और अब इनका जड़ से सफाया करना बेहद ज़रूरी है। बहुत हो गया है, इनको समझाने वाली बात बहुत हो चुकी है, अब ये समझने से बाज नहीं आ रहे। इनकी वजह से हमारे कई सीआरपीएफ के जवान शहीद हो चुके हैं और अब आईटीबीपी ने अब वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। अब इन पर जड़ से ही इन पर प्रहार किया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना की वजह से बजट का सही इस्तेमाल और खर्चे कम करने के लिए मिलिट्री अफेयर डिपार्टमेंट ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कई कदम उठाने के लिए कहा है। इसमें ऑफिसर्स मेस, कुक हाउस, यूनिट मेडिकल फैसिलिटी की बिल्डिंग में कटौती के साथ ही गैराज बनाने में भी बचत करने को कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के तहत कुछ महीनों पहले ही मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट बना है, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हेड कर रहे हैं। कोविड-19 के इस दौर में सभी मंत्रालयों से बचत करने को कहा जा रहा है। तीनों सेनाएं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भेजे गए एक ऑर्डर में सीडीएस की तरफ से कई तरीके बताए गए हैं। इस ऑर्डर में कहा गया है कि ऑफिसर मेस स्टेशन के आधार पर होंगे। अभी सभी ऑफिसर्स मेस हर यूनिट के होते हैं। आर्मी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि ऑफिसर्स मेस में 2 से 4 अधिकारी ही खाना खाते हैं। अगर स्टेशन के आधार पर मेस होंगे तो एक्स्ट्रा बिल्डिंग का कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जेसीओ क्लब भी 50% तक कम करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जेसीओ क्लब जेसीओ के लिए होता है जहां वे खाना खाते हैं। आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि पीस स्टेशनों पर ज्यादातर ऑफिसर्स और जवान भी परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए इनकी संख्या कम करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मैन पावर का सही इस्तेमाल होगा और फालतू का खर्च बचेगा। ऑर्डर के मुताबिक यूनिट के अलग अलग एमआई रूम, फैमिली वेलफेयर सेंटर न बनाकर ये स्टेशन के होंगे। इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि टैंक और दूसरे आर्म्ड व्हीकल के लिए अब कंक्रीट का गैराज नहीं बनेगा, इन्हें रखने के लिए टीन का गैराज बनाया जाएगा। साथ ही आर्मी के ट्रक, जीप जैसे दूसरे व्हीकल के रखने के लिए
टेम्परेरी शेड्स भी बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में अभी ऑफिसर्स की गाड़ियां पार्क करने के लिए कवर्ड पार्किंग है। ऑर्डर में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कवर्ड पार्किंग नहीं बनाई जाएगी, खुली पार्किंग होगी, क्योंकि गाड़ियां कुछ वक्त के लिए वहां पर रहती हैं। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि सालाना मिलने वाली रकम से कोई साइन बोर्ड भी नहीं बनाया जाएगा, यानी कि सीडीएस काफी कटौती करने वाले हैं और इसके लिए ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों, इस वक्त सीडीएस की तरफ से ये जो बचत करने को कहा गया है, वाकई में ये बहुत जरूरी भी है इस वक्त। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बीआरओ ने महत्वपूर्ण रोहतांग दर्रा खोल दिया है, जो कि कोविड-19 महामारी के बीच शनिवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के लोगों के लिए प्रवेश द्वार है। बीआरओ ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में 3 सप्ताह पहले रोहतांग दर्रे को यातायात के लिए खोलने की खबर से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। ये केंद्र और राज्य सरकार को स्थानीय आबादी के लिए आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति लाने की सुविधा प्रदान करेगा। 2019 में 18 मार्च को ये खोला गया था। रोहतांग दर्रा, जो कि समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, हिमालय की पूर्वी पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए लोगों के लिए एकमात्र लिंक है। लाहौल पास के खुलने से कृषि गतिविधियों में भी मदद मिलेगी। बीआरओ के प्रोजेक्ट दीपक के तहत 70 सड़क निर्माण कंपनी ने फरवरी में काम शुरू किया था, जो कि अन्यथा मार्च में शुरू किया जाता था। काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में बीआरओ ने पूल किया और दिन रात काम करके इस दर्रे को खोला है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत के स्वदेशी यूएवी यानी कि रुस्तम 2 को लेकर आ रही है, जिसे तापस भी कहा जाता है। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवी है, जिसे एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि रुस्तम 2 का नया प्लेटफॉर्म AF6A रुस्तम 2 होगा, जो कि अपनी उड़ान लाइन में 7वां होगा। इससे पहले रुस्तम 2 का छठा प्रोटोटाइप AF6 था, जो कि 17 दिसंबर 2019 को चालकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि इससे पहले जो रुस्तम 2 की दुर्घटना हुई थी, उसमें कई सारी चीजें सामने आई, जिसमें कि डेटा लिंक वगैरह और कई सारे ऐसे थे, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घट गई थी। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एडीए ने दोबारा से इस काम पर फोकस कर दिया। उन्होंने कहा कि रुस्तम 2 उड़ान लाइन में जो ये 7वां प्लेटफॉर्म है, जिसे AF6A के नाम से जाना जा रहा है, अपनी पहली उड़ान शुरू करने के लिए कई नई सुविधाएं प्रदान करेगा। रुस्तम 2 को 180 HP ऑस्ट्रो इंजन द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि 115 HP रोटेक्स इंजन की जगह है। सिस्टम में एम्बेडेड कई नई सुविधाएं हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट रिले बेस्ड लो वेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, इंडिजिनियस इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरीज और सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, सिंथेटिक अपर्चर रडार और लॉन्ग और मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी लगाए गए हैं। डीआरडीओ ने 2016 में ATR में रुस्तम 2 प्रोटोटाइप की पहली परीक्षण का उड़ान किया था। आपको बता दें कि विकास के चरण के दौरान कुल 15 प्लेटफॉर्मों की योजना बनाई जा रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पिछले 5 वेरिएंट का निर्माण करेगा और वैज्ञानिक AF8 से AF10 के डिजाइन के लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और इमेज एक्सप्लोटेशन सिस्टम इसमें जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना को करीबन 60 इस तरीके के ड्रोन्स की आवश्यकता है। इसके बाद भारतीय वायुसेना को कम से कम 12 ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए और भारतीय नौसेना को 4 ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए। आपको बता दें कि बहुत ही कम उम्र के जो वैज्ञानिक हैं, वे रुस्तम 2 कोर प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा हैं, जिनमें 30 वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके वजन को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू था। अब एडीए ने कहा है कि 260 किलो का इसे बनाया जाएगा। डेटा लिंक और पेलोड के साथ वजन घटाने की प्रक्रिया वर्तमान में भविष्य के प्रोटोटाइप के लिए भी जारी है। डीआरडीओ के अध्यक्ष ने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2020 में बताया गया था कि देरी को अब प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।